तो चलिए करते हैं एक नए सीरीज की शुरुआत। और इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे कक्षा 10वीं का साइंस, जिसमें सबसे पहले हम लोग भौतिकी को खत्म करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिर बायो। अब हम देखते हैं कि कक्षा 10वीं के फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, हमको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आता है प्रकाश का परावर्तन, जो कि आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र। मानव नेत्र में ही हम देखेंगे कि हमारी आंखों की आकृति कैसी है, इससे हम लोग वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, ये सभी बातों की जानकारी हम लोग लेंगे तीसरा चैप्टर में। उसके बाद है चौथा चैप्टर विद्युत धारा, जो करंट प्रवाहित होती है तारों में, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और उसके बाद जस्ट अगला चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा उत्पन्न कैसे की जाती है, इसकी दिशा कैसे होती है, सब कुछ निर्धारण करेंगे हम लोग उस चैप्टर में। उसके बाद अंतिम है ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, ऊर्जा कैसे परिवर्तित होती है, एनर्जी एक से दूसरे में कैसे ट्रांसफर होती है, सब कुछ देखेंगे हम लोग छठा चैप्टर में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो इस चैप्टर में हम लोग इन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे पहला बिंदु है प्रकाश। प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश कहते किसको है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये सभी बातों की जानकारी लेंगे पहला में। उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के कौन कौन से स्रोत हैं। उसके बाद उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद है संबंध के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ कौन कौन से हैं। उसके बाद देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद देखेंगे किरण पुंज, प्रकाश का परावर्तन, किरण आरेख और परावर्तन के नियम। इतना तक ही देखेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा अगले वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला बिंदु होने वाला है प्रकाश। प्रकाश, चूंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, लेकिन जब हमें प्रकाश के बारे में ही पता नहीं रहेगा तो हम लोग उसका परावर्तन नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए जानते हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश है क्या। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, प्रकाश वह भौतिक कारक है, भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अब देखेंगे प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के कौन कौन से स्रोत हैं। तो मुख्य स्रोत की यदि बात करें तो प्रकाश के दो ही स्रोत हैं। प्रकाश के स्रोत, जिसमें पहला है प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा है मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। तो ये प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं, मानव निर्मित स्रोत क्या होते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। प्राकृतिक स्रोत की यदि बात करें तो वह स्रोत, प्रकाश का वह स्रोत जिसे प्रकृति ने बनाया। प्रकाश का वह स्रोत जिसे प्रकृति ने बनाया, अर्थात प्रकृति ने कौन कौन से स्रोत बनाए हैं। तो हम देखेंगे सूर्य को। हमारी पृथ्वी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। तारा, जितने भी तारा हैं वह सभी प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। दूसरा हम देखेंगे मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत क्या है। तो प्रकाश के वैसे स्रोत जिसे मानवों ने बनाया, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है, वही कहलाता है मानव निर्मित स्रोत। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लालटेन, जो कि अभी बहुत कम यूज होता है, मोमबत्ती इत्यादि बहुत से हैं, सबकी चर्चा नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन मुख्य हम लोग समझ गए कि लालटेन जो है, दिया जो है, मोमबत्ती जो है,
यह सभी मानव निर्मित स्रोत है। बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, जितने भी हैं। अब देखेंगे अगला टॉपिक है हम लोगों का, ये संबंध के आधार पर, नहीं, उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ। उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ, उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ। उत्सर्जन का अर्थ है प्रकाश का उत्सर्जन। तो मुख्य रूप से हम समझेंगे कि वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करते हो और दूसरा पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हो। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रदीप्त वस्तु और दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है, पहला प्रदीप्त वस्तु है और दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? तो वैसी वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हो, वैसे वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हो उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। तो ये प्रदीप्त वस्तु में हम ये जो देखे थे यहाँ पे प्रकाश के स्रोत प्राकृतिक और मानव निर्मित, तो दोनों स्रोत आते हैं इसमें। तो हम इसमें प्राकृतिक स्रोत को भी लिखेंगे और मानव निर्मित स्रोत को भी लिखेंगे। तो प्रदीप्त वस्तु में हम लिखेंगे तारा, सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, बल्ब, जलता हुआ बल्ब, लालटेन इत्यादि। अब हम देखेंगे अप्रदीप्त वस्तु। तो ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। तो वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। तो अब हम देखेंगे प्रदीप्त के अलावे, प्रदीप्त वस्तु के अलावे हमारी पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं या फिर हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी कहलाएगी अप्रदीप्त वस्तु। इसका एग्जाम्पल होगा ये मार्कर, दूसरा एग्जाम्पल ये बोर्ड, जितना कुछ दिखेगा हम लोग लिखते चलेंगे। तीसरा एग्जाम्पल ये बुक, किताब, बेंच, डेस्क, और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल इसका होगा चंद्रमा। चूंकि चंद्रमा से जो प्रकाश आती है वह प्रकाश चंद्रमा का ना होके सूर्य का प्रकाश होता है और चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होके प्रकाश आती है, तब हम देखते हैं उसको। तो चंद्रमा भी जो होगा वह अप्रदीप्त ही वस्तु है। अब आगे देखते हैं संबंध के आधार पर पदार्थ। संबंध के आधार पर पदार्थ, संबंध के आधार पर पदार्थ। तो संबंध के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो संबंध क्या? प्रकाश से संबंध, मतलब कि वैसे पदार्थ जो प्रकाश से कुछ ना कुछ संबंध बनाते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो किस प्रकार का संबंध बना सकते हैं? देखिए, तो मान लेते हैं ये तीन वस्तुएं हैं, ये तीन वस्तु, और ये है प्रकाश, ये इस टाइप से आ रही है प्रकाश तीनों वस्तु पे। अब ये तीनों वस्तुओं के बारे में हम जानेंगे। पहला, वह वस्तु जो खुद से प्रकाश जाने दे,
मतलब कि जिसको प्रकाश पार कर जाए। तो इस प्रकार के वस्तु को कहेंगे पारदर्शी वस्तु। ठीक है, पारदर्शी वस्तु। दूसरा, वैसा पदार्थ जो खुद से प्रकाश थोड़ा बहुत पार करने दे, थोड़ा बहुत कहीं कहीं, उसे कहेंगे पारभासी वस्तु। पारभासी वस्तु। और तीसरा, जो प्रकाश थोड़ा बहुत भी पार ना होने दे, अर्थात बिल्कुल भी प्रकाश उसको पार नहीं कर सकता है, उसे कहेंगे अपारदर्शी वस्तु। अर्थात संबंध के आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। अब देखिए पारदर्शी का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, उदाहरण क्या क्या होगा। देखते हैं पहला उदाहरण, कांच होगा। खुद सोचना है कि मान लेते हैं एक प्लास्टिक लेते हैं हम कोई सा भी, ये देखिए एक छोटा सा प्लास्टिक, इससे होके प्रकाश आर पार कर जा रहा है, तो इसे कहेंगे हम लोग पारदर्शी। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे प्लास्टिक। इसका उदाहरण हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज। जब किसी कागज में हम तेल थोड़ा बहुत लगा देते हैं तो उससे प्रकाश थोड़ा बहुत पार होने लगती है, तो उसका एग्जांपल लेंगे हम लोग तेल लगा हुआ कागज। और तीसरा अपारदर्शी वस्तु, तो इसमें बहुत सारा उदाहरण है, जैसे मान लेते हैं किताब, कॉपी, बोर्ड, दीवार, मार्कर इत्यादि। ये सभी वस्तुएं हैं अपारदर्शी वस्तु। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। मान लीजिए ये मेरा रूम है, ये इस टाइप से, ये मान लेते हैं एक रूम है, ठीक है। और यहाँ पे एक खिड़की लगी हुई है, खिड़की, और अपने रूम में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इस टाइप से। लेकिन रूम के अंदर भी प्रकाश पहुंच रही है, किसके द्वारा? तो ये खिड़की के द्वारा। लेकिन खिड़की के द्वारा प्रकाश अंदर तो जा रही है, लेकिन ये चारों तरफ कैसे फैल जा रही है? प्रकाश तो बस खिड़की भर से ही जा रही है। तो यह घटना जो होती है जिसके कारण ये प्रकाश फैल जाती है पूरे रूम में, वही घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखेंगे होता क्या है वास्तव में। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण, इनसे ये टकराती है। प्रकाश की किरण आती है और इनसे टकराती है, और ये छोटे छोटे धूलकण क्या करते हैं? इस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और चारों ओर बिखेर देते हैं। इस प्रकाश को अवशोषित कर इसे बिखेर देते हैं, और यही घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसके कारण रूम के अंदर भी वस्तुएं हमें दिखाई देती है। इस प्रकार से समझ गए होंगे प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है। रूम में बैठे हुए हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, या फिर प्रकाश पूरे फैल जाती है, तो यह सभी घटना होती है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब अगला टॉपिक होने वाला है हम लोगों का किरण पुंज। ये किरण पुंज क्या है? किरण पुंज के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं, मान लीजिए ये एक माध्यम है, इसको एयर मानते हैं, मान लेते हैं ये हवा है। यहाँ पे एक कांच रख देते हैं तोड़ के,
कांच। यहां से जब हम प्रकाश गुजारेंगे तो हम देखेंगे इसमें भी चल रही है प्रकाश, हवा में भी, और कांच में गुजारेंगे तो कांच में भी प्रकाश चलेगी। तो प्रकाश जो कांच में चल रही है, हवा में चल रही है, या फिर किसी भी माध्यम में चल रही है, तो प्रकाश किसी भी माध्यम में चलती है तो वह सीधे रेखा में चलती है। ये चलती है सीधे रेखा में और ये जो रेखा होती है इसी को कहा जाता है किरण। तो प्रकाश के पथ को दर्शाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। किरण की बात करें, किरण, तो प्रकाश के पथ को, किसी भी माध्यम में प्रकाश के पथ को दर्शाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। और एक बात देखिए, जब बड़ा से स्रोत से, मान लेते हैं एक बड़ा सा टॉर्च जलाए हैं यहाँ पे, ये देखिए अजीब टाइप का टॉर्च बना है, इससे प्रकाश निकल रही है तो बहुत सारा निकलेगा किरण इससे। तो ये जो किरण बहुत सारा निकलती है किसी भी स्रोत से, इन किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? किरण पुंज। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब हम देखेंगे ये किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से किरण पुंज को देखा जाता है। चलिए इसको मिटाते हैं। हेडिंग होगा किरण पुंज। किरण पुंज, ये किरण पुंज। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज, और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अब बारी बारी से इनको समझते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? मान लीजिए हम टॉर्च जला रहे हैं, एक छोटा सा टॉर्च है मेरे पास, ये यहां से हम टॉर्च को जलाएं और किरण यहां से निकलनी शुरू हुई, चारों ओर फैलती है प्रकाश, इस प्रकार से प्रकाश फैल रही है। अर्थात जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकल रही हो, जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकल रही हो तो इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकल रही हो तो इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। दूसरा समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश दूर स्थित किसी माध्यम से आ रही हो, जब प्रकाश दूर स्थित किसी भी माध्यम से आ रही हो तो बिल्कुल समांतर रेखा में आती है और उसे ही कहा जाता है समांतर किरण पुंज। अर्थात ये जो किरण पुंज होता है ये प्रकाश दूर स्थित किसी बिंदु से आ रही होती है। अब आगे देखते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिल रही हो, किसी एक बिंदु पर मिल रही हो तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो अपसारी उसे कहेंगे जो किसी बिंदु स्रोत से निकल रही हो, दूसरा समांतर किरण पुंज जो अनंत दूरी से आ रही हो, और तीसरा देखेंगे अभिसारी किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर आकर किरण एकत्रित हो रही हो। अब अगला टॉपिक है हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन। तो मेन चैप्टर हम लोगों का यहां से शुरू होता है प्रकाश का परावर्तन। चलिए हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग पहले से ही लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। तो ये प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? मान लेते हैं ये कोई सतह है,
यहाँ पे मान लेते हैं सूर्य से प्रकाश आ रही है और आके इस सतह पर टकराई और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में मुड़ गई। तो प्रकाश किरण का किसी एक माध्यम से आकर किसी सतह पर टकराना और टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, और यही घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। अर्थात प्रकाश के परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता है, प्रकाश उसी माध्यम से आती है और सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आगे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन अगले वीडियो में। अब देखते हैं किरण आरेख। किरण आरेख किसे कहते हैं, अब इसी को देखते हैं। यहां से निकली प्रकाश, प्रकाश आई सतह से टकराई और टकराने के बाद वापस मुड़ी। इस घटना को जिस आकृति के द्वारा दर्शाया जाता है, प्रकाश से घटने वाली घटना को जिस आकृति के द्वारा दर्शाया जाता है उसे ही कहा जाता है किरण आरेख। बात समझे, किरण आरेख किसे कहेंगे? प्रकाश द्वारा घटने वाली सभी घटनाओं को जिस आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है उसे कहते हैं किरण आरेख। ठीक, अब आगे देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, लिखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन का नियम क्या होता है? खुद सोच के देखिए, ये कोई सतह है, प्रकाश इससे आई टकराई और इधर वापस मुड़ गई, और हम ये आरेख ऐसे ही क्यों बनाए थोड़ा देर बाद आप लोग समझ जाइएगा। तो जिस नियम से प्रकाश आकर इस सतह से टकराई और टकरा के फिर उसी माध्यम में मुड़ गई, ये जिस नियम पर कार्य होता है उसे ही कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। अर्थात परावर्तन के नियम में हम देखते हैं कि प्रकाश आई और जिन नियमों का पालन करते हुए टकरा के मुड़ के वापस चली गई उसे परावर्तन के नियम कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब आज हम देखेंगे प्रकाश जो आती है सतह से टकराती है और टकरा के वापस मुड़ जाती है, इन सभी आकृतियों को, रेखाओं को क्या कहा जाता है, अब हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे परावर्तन के नियम से संबंधित कुछ बिंदुएं जो कि आरेख द्वारा दर्शाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं यह कोई सतह है, समतल सतह, लिख देते हैं समतल सतह, समतल सतह। अब इस पर कोई प्रकाश की किरण आई और टकराई, ये प्रकाश की किरण आई और इससे टकराई। तो ये जो प्रकाश की किरण आती है इसे ही कहा जाता है आपतित किरण। इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। और ये आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और इसी आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक लंबवत रेखा खींची जाती है सतह के, उसे कहा जाता है अभिलंब। अभिलंब यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है जो कि सतह के लंबवत खींची जाती है आपतन बिंदु पर। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब, इनके बीच एक कोण का निर्माण हो रहा है और इसी कोण को कहा जाता है आपतन कोण। आपतन कोण। आपतित किरण, अभिलंब
आपतन बिंदु, आपतन कोण देख लिया हम लोग। अब ये किरण यहां से आई, सतह से टकराई और वापस उसी माध्यम में मुड़ गई। तो उसी माध्यम में गुजरने वाली रेखा को, वापस लौटने वाली रेखा को या फिर किरण को कहा जाता है परावर्तित, परावर्तित किरण। उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। अब देखिए यहाँ पे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी कोण का निर्माण हो रहा है और इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो हम देखें आपतित किरण, जब किसी सतह पर कोई प्रकाश की किरण आकर टकराती है तो उस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटती है तो उस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब कहलाता है, जो कि समतल के मतलब कि सतह के लंबवत होता है। और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के जो कोण बनते हैं, ये वाला कोण जो बनता है, इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण का निर्माण होता है उसे कहा जाता है परावर्तन कोण। आज हम लोग इतना ही देखें। कल हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और उसके बाद हम लोग समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, अवतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।